कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 2 चैप्टर 2 द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ अ चैनल। अब कोई भी चैनल हो यानी कि जहां से हम कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका एक मैक्सिमम यानी उससे ज्यादा डेटा रेट बिट पर सेकंड नहीं हो सकता। ये कहां से बात आई? 1924 की बात है। AT&T के इंजीनियर साहब, ये साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है हैरी निक्विस्ट। इन्होंने देखा कि कोई भी परफेक्ट चैनल हो, ऐसा चैनल जिसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसकी भी डेटा भेजने की कैपेसिटी बिल्कुल फाइनाइट होती है। ऐसा नहीं होती है कि अथाह होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इन्होंने खास तौर पे जब निक्विस्ट साहब का नाम आएगा तो आपको नॉइसलेस चैनल के बारे में बात करना है। तो इन्होंने कितना मैक्सिमम, कितना अधिकतम डेटा रेट, डेटा भेजा जा सकता है, उसके लिए एक इक्वेशन बनाई। 1948 की बात है। यहां पर जो साहब देख रहे हैं इनका नाम है क्लॉड शेनॉन। इन्होंने इन्हीं का काम आगे बढ़ाया और इसी को थर्मोडायनामिक नॉइस या ये कहें कि नॉइस वाले चैनल के लिए अपना जो एक्सप्रेशन दिया, तो इन्होंने दिया नॉइसलेस के लिए, जहां पर कोई भी नॉइस नहीं होगी, बिल्कुल आइडियल चैनल होगा, आइडियल ट्रांसमिशन मीडियम होगा। इन्होंने जो दिया, क्योंकि थर्मोडायनामिक नॉइस तो होती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो निक्विस्ट साहब ने यह कहा कि कोई भी सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल ले लीजिए, अगर वो कोई एक लो पास फिल्टर से जा रहा है जिसकी बैंडविड्थ B है, यानी यहां से यहां तक आपकी बैंडविड्थ B है, या इस तरीके से मान लीजिए ये बैंडविड्थ B है, तो इसको जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्योंकि सिग्नल क्या है, यहां से एक कंप्यूटर से जाएगा दूसरे कंप्यूटर पे इसको लिया जाएगा, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट भी करना है। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट जब किया जाएगा, दोबारा इसको रिट्रीव किया जाएगा, उसके लिए 2B, ये तो B आपका बैंडविड्थ हो गया, इसके लिए चाहिए होंगे 2B सैंपल्स पर सेकंड, 2B सैंपल्स चाहिए होंगे। अब 2B से ज्यादा सैंपल की बात करना अमान्य है, पॉइंटलेस है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने तो यहां से लो पास फिल्टर करके उसको B से भेजा, इसका मतलब हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो तो ऑलरेडी फिल्टर आउट कर ही चुके हैं, तो उसके आगे की बात करना तो बेमानी है। जो एक्सप्रेशन निक्विस्ट साहब का है, उन्होंने इसमें, क्योंकि इनका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है, इनके एक्सप्रेशन में, निक्विस्ट साहब के एक्सप्रेशन में यहां पर V है। V को इन्होंने कहा डिस्क्रीट लेवल्स। तो सिग्नल जिसके V लेवल्स हैं, मैं बताता हूं ये लेवल्स क्या होते हैं, उसके लिए मैक्सिमम डेटा रेट क्या हो सकता है? 2 into B। B आपका बैंडविड्थ है, लॉग तो लॉग होता है, और ये V है नंबर ऑफ डिस्क्रीट लेवल, अलग अलग लेवल। और कितना मैक्सिमम डेटा रेट हो गया? इतना बिट्स पर सेकंड। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। निक्विस्ट साहब ने नॉइसलेस चैनल के बारे में बात की है। एक नॉइसलेस जिसमें कोई भी नॉइस नहीं होगी, वो ये भी नहीं मानते कि थर्मोडायनेमिक नॉइस भी होगी, थर्मल नॉइस भी होगी, वो भी नहीं मानते। तो एक नॉइसलेस चैनल जो 3 किलोहर्ट्ज का है, तो यहां पर आप 3 किलोहर्ट्ज डालेंगे, और मान लीजिए आप 2 लेवल बाइनरी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहां पर V समझ गए आप। अगर मैंने बाइनरी कहा तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप 0 और 1 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 2 लेवल हो गए, तो यहां पर 2 रखेंगे, यहां पर 3 किलोहर्ट्ज रख देंगे, तो उससे जो मैक्सिमम डेटा रेट आता है वो 6000 BPS आता है, यानी कि 6 kbps आएगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये निक्विस्ट साहब ने बताया। अब जब नॉइसी चैनल के बारे में बात आती है, कोई भी चैनल ऐसा होता नहीं है कि जिसमें नॉइस ना हो। देखिए, कोई भी आप आइटम उठा लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, तो जब भी ये मॉलिक्यूल आपस में मूव करेंगे, क्योंकि मूव तो करते ही करते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो वहां पर गर्मी या थर्मल नॉइस तो होती ही होती है। रैंडम थर्मल नॉइस किसी भी ऑब्जेक्ट में होगी ही होगी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये कहा
और खास तौर पे जब हम थर्मल नॉइस या नॉइस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम एक रेशियो के तहत बात करते हैं, यानी सिग्नल पावर एस कह लीजिए इसको, जो सिग्नल का पावर है, जो सिग्नल जा रहा है, भेज रहे हैं, और उस चैनल का नॉइस क्या है, नॉइस पावर, उसको हम एन कह रहे हैं। तो ये जो एस बाय एन है इसी को एसएनआर कहा, यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो, एस बाय एन हो गया। तो रेशियो ये जो होता है ये इसको हम लॉग के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वाकई में अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसीलिए इसके आगे लॉग लगा देते हैं। आप जानते हैं लॉग से जो होता है वो ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटेशन की बात है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की बात है। तो यहां पर लॉग स्केल का यूज करते हैं, तो इसके क्या आगे करेंगे, 10 लगा देंगे, लॉग 10 बेस 10 है, 10 इंटू लॉग बेस 10 एस बाय एन। ये जो चीज आई है इस पूरे को जो निकलेगा उसको हम निकालते हैं, इसको कहते हैं डीबी या डेसिबल। तो लॉग स्केल में जब हम यूनिट निकालते हैं तो इसी को हम डेसिबल कहने लगते हैं। डेसी का मतलब होता है 10, क्योंकि आप यहां 10 देख ही रहे हैं। बेल जो आया है, ये शब्द कहां से आया है, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब है, उनकी इज्जत में लिया गया है, जिन्होंने जो पहला टेलीफोन है उसको पेटेंट किया था। तो जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो एसएनआर है, अगर 10 डीबी आता है तो ये 10 होगा। रेशियो सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर आपका 100 आता है तो यही बन जाएगा 20 डीबी। अगर यही सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका 1000 आता है तो यही बन जाएगा आपका 30 डीबी। तो आप देख रहे हैं कि नंबर क्योंकि बहुत बड़े आने वाले थे, हमने उसको एक रेंज में बाधित कर दिया और फिर हम उसका कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डीबी में निकाला जाता है। तो शैनन साहब, इसको हम शैनन कैपेसिटी भी कह सकते हैं या मैक्सिमम डेटा रेट भी कह सकते हैं, नॉइसी चैनल के लिए, ऐसा चैनल जिसमें इन्होंने कंसीडर किया कि नॉइस होगी, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको हमको अपने अंडरस्टैंडिंग में लेना पड़ेगा। तो इन्होंने जो मैक्सिमम डेटा रेट का एक्सप्रेशन दिया, जो यहां भी आप देख रहे हैं, ये है आपका बैंडविड्थ, लॉग तो खैर है ही, बेस इसका 2 है, और 1 प्लस एस बाय एन, एस बाय क्या, एन क्या है, ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो, बिट्स पर सेकेंड। तो बैंडविड्थ अगर बी हर्ट्ज में है, ध्यान रखिएगा ये हर्ट्ज में है, मतलब अगर किलो हर्ट्ज में होगा या फिर मेगा हर्ट्ज में होगा तो आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एस बाय एन इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो है। तो मैक्सिमम डेटा रेट कितना हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया इसका। यहीं पर कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं कि जो शैनन साहब ने कहा मैक्सिमम डेटा रेट इतना होगा, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बैंडविड्थ और एक सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एक एग्जांपल लेते हैं, जो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है आपके घर में, जो इस तरीके का जो बॉक्स रखा होगा ADSL, ये नॉर्मल टेलीफोन लाइन पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है और इसका बैंडविड्थ तकरीबन मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर आप 1 से 2 किलोमीटर के बारे में बात करें छोटी लाइन के लिए, तो 40 डीबी तक ठीक आपको कम्युनिकेशन मिल जाता है। और आप देखेंगे इस पे भी मेंशन रहता है कि क्या इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो चैनल जो है वो 13 Mbps से ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब इसमें क्या है कि इस 13, वैसे अगर आप देखेंगे ADSL में यहां पर 12 Mbps लिखा होता है, लेकिन इस 12 Mbps से ऊपर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए। आपको या तो बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी, है ना, और या फिर आपको सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसे बढ़ाएंगे, आप एक जो किलोमीटर के बारे में बात कर रहा हूं, हर 1 किलोमीटर पे या हर एक 500 मीटर पे आके आप एक रिपीटर दे दीजिए। रिपीटर क्या करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। या फिर आप बैंडविड्थ बढ़ा दीजिए, जो कि ये जो आप देख रहे हैं ये ADSL है, ये है आपका ASDL2+, इसमें यही काम हुआ है। इसी तरीके से चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन, अब होता यह है कि जब भी हम किसी वायर के बारे में बात करते हैं या वायरलेस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा होगा वायर से ही डेटा जाता है। आप अभी जहां बैठे होंगे वहां पर भी कोई ना कोई वायर होगा, उससे डेटा जा रहा होगा, उससे डेटा आ रहा होगा। और वो जाता कैसा है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल वायर है, उसमें कैसे आप डेटा भेजेंगे। तो कोई भी वायर अगर इसमें हमको एनालॉग सिग्नल, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स है,
एनालॉग सिग्नल भेजने हैं, अगर आपको बिट्स भी भेजना है, जैसे ये 0110 भेजना तो वायर पे ही पड़ेगा। अब इसको कैसे भेजेंगे? वायर से क्या हो सकता है? वायर में आप वोल्टेज या करंट, या अगर आप फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट हो गई, या साउंड, इनको वेरी कर सकते हैं। और इसको वेरी करके ही अलग अलग तरीके से सिग्नल्स भेज सकते हैं। किसी एक वोल्टेज पे कह दीजिए 1 चला गया, किसी एक वोल्टेज पे कहिए कि 0 चला गया। तो अगर आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन भेजनी है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि आपको ऐसे बाइनरी डिजिट भेजने, ध्यान रखिए मैं 0110 के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन भेजना होता है तो हमको तरीका अपनाना पड़ेगा कि जब हम किसी कंप्यूटर से डिजिटल डेटा भेज रहे हैं, जैसे मुझे 1011 भेजना है और उसको वापस 1011 यहां लेना है, लेकिन बीच में तो वायर है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए कि हम इस बिट को इन एनालॉग, क्योंकि ये तो वायर्स तो एनालॉग हैं सारे, इसमें भेजना पड़ेगा। तो बिट को हमको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, एनालॉग को फिर बिट में कन्वर्ट करना है, ये हमको तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यही जो तरीका है कि बिट्स को, यानी कि ये जैसे 01101 ये जो बिट देख रहे हैं आप, इसको कन्वर्ट करना सिग्नल्स में, ताकि हम इसको भेज सकें और रिट्रीव कर सकें, इसी को हम कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। क्योंकि बिट से सिग्नल में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो बिट को सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी, यानी कि 1001 जो भी आपका कंटेंट होगा उसको इस सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी। इसको हम कहेंगे बेस बैंड ट्रांसमिशन। आपको बेस बैंड मैंने सिग्नल बता चुका हूं मैं, तो बेस बैंड ट्रांसमिशन कहेंगे इसको। अब इसमें बेस बैंड में मेन चीज क्या आती है कि जो सिग्नल होगा वो क्या लेगा, 0 से लेकर एक मैक्सिमम ये कहें सिग्नलिंग रेट होगा इसका, वहां तक ये हम मैक्स कर देंगे, वहां तक की वैल्यू लेगा। वायर्स में खासतौर पे कोएक्शियल केबल ट्विस्टेड पेयर में इस बहुत ही कॉमन है ये बेस बैंड ट्रांसमिशन। अब ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे तकनीक हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो एम्पलीट्यूड वेरी कर दें, कोई भी एक जो सिग्नल होता है, कोई भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड करते हैं। आपको याद होगा ये अगर बेस है तो ये एम्पलीट्यूड होता था, इसी तरीके से ये एंगल जो होता है वो फेज होता है। ऐसे कितने बार ये ऑसिलेशन आ रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर हम किसी कैरियर वेव में डेटा को भेज रहे हैं तो उस कैरियर वेव का, या कहें कि कैरियर सिग्नल के, या तो एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें, या फेज को चेंज कर दें, या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, है ना। ये भी तरीका हो सकता है, ताकि इनको जिस तरीके से चेंज करें उसी को हम बता दें कि ये बिट है भाई। अगर मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये मेरा 1 है, मेरा एम्पलीट्यूड कम है तो ये 0 है, इस तरीके से बता सकते हैं। तो वो स्कीम्स जो ये काम करती हैं उनको हम कहते हैं बैंड पास या पास बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड और पास बैंड ट्रांसमिशन में अंतर समझ में आया आपको? तो इसमें जो पास बैंड या बेस बैंड ट्रांसमिशन होता है, यहां पर थोड़ा सा आप अंतर देखिएगा कि जो सिग्नल होता है, जैसे मैंने यहां पर क्या बताया, सिग्नल जो है वो जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेता है 0 से लेकर एक मैक्सिमम सिग्नलिंग रेट तक। यहां पर क्या होगा, जो सिग्नल होगा वो पूरी एक बैंड लेगा फ्रीक्वेंसी की किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अराउंड, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैरियर सिग्नल की, किसी सिग्नल पे ही भेजेंगे ना। खासतौर पे जब हम पास बैंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो यहां वायरलेस भी है और ऑप्टिकल चैनल है, उसके लिए पास बैंड ट्रांसमिशन है, जहां पर सिग्नल को होना ही पड़ता है किसी, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, इसी के अंदर, किसी फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही रहना है। तो चैनल्स, ऐसा चैनल है, अब आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इन साहब को भी जाना है, हम तीनों, केवल एक ही आदमी जा सकता है, लेकिन हम तीनों किसी तरीके से अगर इस चैनल पे जा सकें एक साथ, यानी एक चैनल जब मल्टीपल लोग शेयर करने लगते हैं या मल्टीपल सिग्नल शेयर करने लगते हैं तो इस तकनीक को हम कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कहेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग। बेस बैंड ट्रांसमिशन में अलग अलग स्कीम्स हैं, तकनीक है। सबसे इजी तरीका क्या आप सोच सकते हैं? आपको पता है वोल्टेज की बात हो रही है, कोई भी वायर में आप हाथ लगाएंगे आपको करंट लगता है ना, डीसी लगेगा, एसी लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका, इजी तरीका डिजिटल मॉड्यूलेशन का,
यानी कि बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का, वो क्या है? आप पॉजिटिव वोल्टेज, कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज मान लीजिए +5 वोल्ट है, इसको आप कह दीजिए 1 है। और आप ये कह दीजिए कि कोई नेगेटिव वोल्टेज है, मान लीजिए -5 वोल्ट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये, उसको आप कह दीजिए कि 0 बिट है। तो जहां जहां 5 बिट दिखाई देगा रिसीवर को, वो 1 ले लेगा, और जहां जहां -5 होगा वहां 0 ले लेगा। अगर आप इसी को ऑप्टिकल फाइबर पे लेना चाहेंगे कि भाई इसको कैसे हम चेंज करें, कैसे हम डिवाइस करें इस मैकेनिज्म को, तो अगर लाइट दिख रही है तो आप कहें कि भाई 1 होगा, अगर लाइट नहीं है तो आप कहें कि भाई ये 0 हो गया। ये तरीका हो सकता है। ये जो तकनीक मैंने आपको बताई, इसी को हम कहते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो। ये लाइन स्कीम्स इस तरीके की आगे भी आएंगी, इस स्कीम को हम नॉन रिटर्न टू जीरो कहते हैं। ये जो नॉन रिटर्न टू जीरो है, इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊं। 1, अब देखिए आपके पास सिग्नल क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0। अब हमने कहा जहां जहां 1 है, जहां जहां आप पॉजिटिव वोल्टेज है 1 कर दीजिए। तो मान लीजिए यहां पर ये आपका 0 लेवल पे है, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, 1 1 पे केवल मैं ऊपर लगा दे रहा हूं लाइन, 1 जहां जहां 1 होगा 1, जहां जहां 1 1 है, ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। और जहां जहां 0 है वहां नीचे कर देते हैं, ये 0, यहां भी 0 तो नीचे कर दीजिए, इधर पे 0 है यहां कर दीजिए, यहां 0 नीचे, फिर उसको ज्वाइन कर दीजिए आप। बस आपकी एक स्कीम बन गई। और यही जो स्कीम है क्या है, 1 जब हाई सिग्नल हो, 0 लो सिग्नल हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि आप बहुत सारे जीरोज या बहुत सारे 1 अगर चले गए, तो आप केवल सेंडर की बात मत करिए, आप भेजने पे विश्वास मत रखिए। रिसीवर को भी तो वही चीज रिसीव करनी है कि जो आपने भेजी है। तो अगर आपने बहुत सारे 1s भेज दिए, बहुत सारे 0s भेज दिए, तो इसको पता कैसे चलेगा कि भाई कहां से शुरू हुआ है, कहां से खत्म हुआ है। इन 0s और 1 को इंटरप्रेट करना रिसीवर द्वारा। आप तो बिट भेज रहे हैं, अब बिट कैसे भेज रहे हैं, हाई और लो सिग्नल के हिसाब से, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज या लाइट या नॉन लाइट के हिसाब से। तो रिसीवर वो क्या करता है कि इन जो बिट्स आ रही है उनको वो रिट्रीव करता है रेगुलर इंटरवल में। इसके लिए एक क्लॉक होती है। क्लॉक का मतलब जैसी क्लॉक आएगी, जैसी ये क्लॉक भी होती है ना, इस तरीके से क्लॉक के बगैर रिट्रीवल बड़ा मुश्किल है, ये क्लॉक होती है। तो इस पर रिट्रीव हो जाएगा, इस पर रिट्रीव हो जाएगा, इस पर रिट्रीव हो जाएगा, इस तरीके से रिट्रीव किया जाता है। अब जब आप भेजते हैं तो नॉइज भी होगी, ऐसा तो कोई चैनल नहीं होगा जहां पर नॉइज नहीं होगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो, ये भी होगा, तो नॉइज यहां पहुंच जाए रिसीवर पे। तो अगर यहां पर रिसीवर को रिसीव करना है कौन सा बिट आया, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जो सबसे क्लोजेस्ट सिंबल उसको पता चल रहा है, मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहां पर 4 वोल्ट आया, तो कहेगा अरे ये ना 1 के करीब 1 ले लेता हूं मैं। इस तरीके की तकनीक वो अपनाने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। तो NRZ की अगर मैं बात करूं, नॉन रिटर्न टू जीरो, तो मैंने जैसे कहा पॉजिटिव वोल्टेज मतलब 1, नेगेटिव वोल्टेज मतलब 0। वो यही समझेगा कि अगर पॉजिटिव आ गया तो 1 वोल्ट ले लेगा उठा के कि भाई हम मुझे 1 भेजा गया है, वरना वो 0 उठा लेगा। लेकिन ये NRZ आपको समझाने के लिए है। NRZ बहुत कम यूज होती है। इसके अलावा जो भी हमारी इंजीनियरिंग कंसिडरेशन है, क्योंकि वायर है, नॉइस है, तमाम तरीके की चीजें हैं, उसके लिए बहुत सारे लाइन कोड्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारे लाइन कोड्स हैं, इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है। जो NRZ में आपको बता रहा था, नॉन रिटर्न टू जीरो, यहां पर जो सिग्नल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल पे जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव जैसे मैंने आपको बताया प्लस वोल्ट, नेगेटिव वोल्ट, तो तकरीबन हर बार ये हर एक 2 बिट पे, मतलब अगर मान लीजिए आपका 1 है फिर 0 है, तो यहां पर ये इस तरह जाएगा, यूं जाएगा, यानी ऑल्टरनेट करेगा, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसका मतलब क्या है कि कम से कम हमारे पास B/2 हाफ कर रहा है ना, ये हर इस पे एक इन्वर्जन ले रहा है, तो हमें कम से कम B/2 हर्ट्ज इतनी बैंडविड्थ चाहिए होगी। अगर बिट रेट है B बिट पर सेकेंड, ठीक है जी। अब हम NRZ, अगर आपके पास बैंडविड्थ एक्स्ट्रा नहीं है तब तो हम इसको बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी लिमिटेशन ही यही होगी।
लेकिन बैंडविड्थ तो लिमिटेड है, बैंडविड्थ तो आप खरीदते हैं, बैंडविड्थ तो आपको मिलती है। वायर्ड चैनल के लिए भी यही बात है, बैंडविड्थ तो लिमिटेड है। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजना चाहते हैं, है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल तो मतलब बहुत सारा ऑसिलेशन पर सेकंड है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना एटेन्युएशन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा नुकसान ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसमें ये कहें कि उसकी एनर्जी में क्षीणता आती है, कमी आती है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत जबरदस्त चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका है? इसका तरीका यह हो सकता है कि हम क्या करें, 2 सिग्नलिंग लेवल्स ले लें, है ना, मोर देन 2 सिग्नलिंग लेवल्स ले लें। तो सिग्नलिंग लेवल जहां बढ़ रही है वहां पर 2 बात आएगी। एक मैं आपको बॉड रेट बताऊंगा, एक बिट रेट बताऊंगा। यानी आप 4 वोल्ट यूज करिए, 4 वोल्ट यूज करिए। अब 4 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट के लिए आप, जैसे मैंने कहा कि 0011 0101, तो इसके लिए 1 वोल्ट, इसके लिए 1 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट हो गए। इसकी बात मैं कर रहा हूं 2-2 की। तो हम 2 बिट एक साथ भेज सकते हैं एज अ सिंगल सिंबल। मतलब सिंबल, अब आपका 1 बिट नहीं जाएगा, अब एक बार में 00 जाएगा, एक बार में हो सकता है 01 जाए, एक बार में 11 जाए। अगर हम 4 वोल्टेज, ये आपके 4 वोल्टेज है, V1 से लेकर V4 तक, ये तरीका हो सकता है। अब जब ये सिग्नल चेंज होता है, जिस रेट पे सिग्नल चेंज होगा वो क्या होगा? वो इस बिट रेट का आधा होगा। इसका मतलब यह है कि बैंडविड्थ भी आधी हो गई, वो भी आधी हो गई ना। तो रेट, जिस रेट से सिग्नल चेंज होता है उसे हम कहते हैं सिंबल रेट। जिस रेट से सिग्नल चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं सिंबल रेट, और इसी को हम कहेंगे बॉड रेट। क्या कहेंगे? बॉड रेट। और बिट रेट क्या होगा? बिट रेट जितने अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, एक पूरा डिस्कशन करता हूं इसके। अभी ये बस समझ लीजिए, अगर आपको बिट रेट निकालना है तो पहले आपको ये बॉड रेट लेना होगा, यानी कि कितने बार सिग्नल चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है, और कितने बिट्स हैं पर सिंबल, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका बिट रेट आएगा। ठीक, ध्यान रखिए कि जो सिग्नल लेवल है, जितने सिग्नल लेवल्स है, नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, वो कोई 2 की पावर में नहीं होने चाहिए। तो बिट रेट क्या है और बॉड रेट क्या है? बिट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइसेस इन 1 सेकेंड। इसको आप बिट रेट कह सकते हैं, या आप इसको ये कहिए कि ये ऐसा रेट है, या ऐसी स्पीड है, या ऐसा पेस है जिस पे आप डेटा भेज रहे हैं। बिट पर सेकेंड, यूनिट इसकी बिट पर सेकेंड है, इसको आप स्पीड भी कह सकते हैं, है ना। अब आप आइए बॉड रेट पे। नंबर ऑफ टाइम्स अ सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन चैनल चेंजेस स्टेट। कितने बार एक सिग्नल अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो जो स्टेट चेंज करने की बात आती है वहां पर आपका आता है बॉड रेट। बॉड रेट, कितना बिट जा रहा है पर सेकंड, वो तो बिट रेट हो गया, लेकिन जो सिग्नल अपने आप को, कितने बार सिग्नल चेंज कर रहा है अपने आप को, उसे कहते हैं बॉड रेट। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां पर आपके जो बिट्स है, एक इस पे 3 बिट्स जा रहे हैं, ठीक है जी। कितने बिट्स हो गए इसमें? 3 बिट जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल कितने हैं? 3। ओके। और अगर मैं इसको कहूं कि ये जो इसका सिग्नल चेंज है वो 1 सेकंड में ये 20 बार ये सिग्नल अपने आप को चेंज कर रहा है, तो इसका बॉड रेट क्या हो गया? 20। मैंने कहा ना, बॉड रेट ये होता है कि सिग्नल अपना कितना 1 सेकंड में कितने बार चेंज कर रहा है अपने आप को। तो बॉड रेट ये हो गया कि जो सिग्नल अपने आप को चेंज करता है 20, और एक यहां पर जो मैंने आपको 3 बताई, ये है नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल। तो अगर आपको बिट रेट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? इस बॉड रेट को लेंगे, और कितने बिट पर सिग्नल है, कितने बिट पर सिग्नल है? 3 हो गया, तो ये आपका होगा 60। तो आपका बिट रेट क्या होगा? 60 बिट पर सेकेंड। ध्यान रहेगा। इसको यहां से भी देखिए कि यहां पर इस फिगर में, यहां पर इसका जो बॉड रेट है वो 1 बॉड है, और जो बिट रेट है वो 1 बिट पर सेकेंड है। यानी कि 2 वोल्टेज लेवल
1 बिट पर सेंडर। यहां पर आपका बॉड रेट अभी भी एक ही है, लेकिन यहां पर आपके 2 बिट भेजे जा रहे हैं, यानी हर एक सिग्नल 2 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और तरीके से समझिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर जो बाइफरकेशन दे रखा है, यहां 3 बिट है ना। बॉड रेट आपका कुछ भी है क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स ये है, लेकिन बिट रेट कितना होगा इसका, क्योंकि 3 बिट है तो 3 इंटू एन हो जाएगा। जो मैंने आपको 20 इंटू 3 करके दिखाया ना, वो यही है। यहां पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 क्योंकि ये ट्राई बिट्स है, ये 4 बिट है, तो 4 इंटू एन होगा बिट रेट। ये अंतर है बॉड रेट और बिट रेट में। अब जितनी भी स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बिट्स को सिंबल्स में या बिट को सिग्नल में कन्वर्ट करती है, वहां पर आप सेंडर के साथ साथ रिसीवर को भी सोचें। तो रिसीवर को यह पता होना चाहिए कि कहां पर सेंडर ने भेजा है, कहां पर क्या चीज खत्म हो रही है और कहां पर दूसरा सिंबल शुरू हो रहा है ना, ताकि वो करेक्टली पता कर सके कि क्या बिट्स आए हैं उसके पास। अब मान लीजिए आपके पास लंबे जीरोज हैं, बहुत सारे जीरोज एक साथ हैं, मान लीजिए 15 जीरोज हैं या 20 जीरोज हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा एक रिसीवर को यह जानना कि कहां पर कौन सी चीज खत्म हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास एक बहुत जबरदस्त क्लॉक हो। आपको पता है जीपीएस जो सैटेलाइट्स है उसमें एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, बहुत एक्यूरेट क्लॉक होती है और बहुत महंगी क्लॉक होती है। तो इस तरीके की क्लॉक हर जगह लगाना तो मुनासिब नहीं है, ना पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यह हो सकता है कि एक चैनल तो एक ट्रांसमिशन मीडियम तो आप डेटा के लिए रखिए, एक ट्रांसमिशन मीडियम या फिर एक आप वायर किसके लिए रखिए, यहां से आप क्लॉक सिग्नल भेजिए सेंडर से रिसीवर तक। तो सेंडर डेटा भेजेगा, उसके बाद वो क्लॉक भी साथ में भेजेगा, और क्योंकि क्लॉक आपने शेयर की है तो रिसीवर को पता चलेगा कि किस क्लॉक पे क्या निकालना है ना। अब प्रॉब्लम इसमें यह आ गई कि आप दो चैनल यूज कर रहे हैं, चैनल की ही तो मारा मारी है। तो ये जो आप सिग्नल के लिए भेज रहे हैं वो तो ठीक है, जो आप क्लॉक के लिए भेज रहे हैं उसको भी तो डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया मामला गड़बड़। तो इसके लिए एक और ट्रिक आ सकती है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो क्लॉक सिग्नल है और जो डेटा सिग्नल है, मतलब क्लॉक के बगैर डेटा रिट्रीव कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। तो जो डेटा जा रहा है और साथ में जो क्लॉक जा रही है उनको एक्सऑर कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा लाइन भी चाहिए भी नहीं होगी, ये जो मैंने लाइन बताई एक्स्ट्रा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्लॉक क्या करेगा, ये ट्रांजिशन करेगा, यानी हर एक टाइम पे, एवरी बिट टाइम पे कह सकते हैं, हर एक बिट पे ये ट्रांजिशन करेगा। इसका मतलब ये है कि जो बिट रेट है उससे ट्वाइस ये चलेगा, इट रन्स एट ट्वाइस द बिट रेट। अब जब हम एक्सऑर करेंगे जीरो लेवल के साथ, एक्सऑर का मतलब ये होता है कि दोनों जीरोज होंगे तो आपको 1 मिलेगा, दोनों 1 मिलेंगे होंगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब जब दोनों एक जैसे होंगे तो आपको 1 मिलेगा, और दोनों अलग हैं जैसे 0 1 और 1 0 हैं तो आपको 0 मिलेंगे। तो जब हम एक्सऑर करेंगे, ये एक्सऑर का ट्रूथ टेबल है, जीरो लेवल के साथ अगर करते हैं तो ये क्या होगा, लो से लेकर हाई ट्रांजिशन करेगा। ओके, और इसी ट्रांजिशन को हम कहेंगे लॉजिकल जीरो। ठीक है जी। अगर हम एक्सऑर करते हैं 1 लेवल के साथ तो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हाई से लेकर लो ट्रांजिशन करेगा। आपको समझना यह है कि ये लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 1 है। कहने का मतलब यह है कि जब मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा तो जहां पर भी आप 0 देखेंगे, 0 पे आपको U मिलेगा और 1 पे आपको U मिलेगा। यहां पर एग्जांपल में भी देख लीजिए, जहां आप यहां 0 देख रहे हैं तो ये 0 नीचे है ऐसे, जहां 1 देख रहे हैं वहां ऊपर है, कहीं भी देख लीजिए आप, ये 1 है, यहां पर अगर 1 आता है आपका तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, जहां 0 है वहां ये नीचे उतरेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो हम कोडिंग करते हैं इसको हम मैनचेस्टर एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मैनचेस्टर कोडिंग क्लासिक इथरनेट है उसमें इसका यूज होता था।
मैनचेस्टर कोडिंग की अब प्रॉब्लम क्या है? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये ट्वाइस दुगनी बैंडविड्थ यूज करता है। यहां पर क्लॉक भी है ना। NRZ से ज्यादा डबल ये यूज करता है क्योंकि यहां पर क्लॉक है। तो एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक और तरीका हो सकता है कि कैसे हम जो केवल ट्रांजिशंस को ही लें और उसी के हिसाब से सिग्नल को डेसिफर करें, उसी के हिसाब से सिग्नल निकालें। जैसे जब भी ट्रांजिशन हो हम कहें कि 1 है, जब भी ट्रांजिशन ना हो हम कहें 0 है। यह तरीका हम अपना सकते हैं। यही तरीका जो होता है इसको हम कहते हैं NRZI या नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। NRZI या नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। अब यहां पर देखिए एग्जांपल भी है। यहां पर जहां पर 1 आएगा, ये जैसे 1 है ना, 0 से 1 गया तो हमने क्या किया, इसको ट्रांजिशन कर दिया। लेकिन जहां 0 0 है वहां पर हमने स्ट्रेट रखा इसको। अब यहां पर 1 आ गया तो हमने इसको ट्रांजिशन कर दिया, फिर 1 आया तो फिर ट्रांजिशन कर दिया। 0 है सीधा रखा, फिर 1 आया फिर ट्रांजिशन कर दिया। इसी को हम कहते हैं NRZI। तो जो USB है, USB स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सीरियल बस, वो ये NRZI यूज करता है, NRZI। अब जीरोस की प्रॉब्लम है, वंस की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम तो है कि भाई कैसे उसको पता करें। हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे जीरोस को हम थोड़ा तोड़ दें। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 जीरोस हैं, अब 20 को 5-5 में डिवाइड कर दीजिए, 2-2 में डिवाइड कर दीजिए, 3-3 में डिवाइड कर दीजिए। ये कर सकते हैं आप, है ना, तभी तो रिसीवर उसे रिसीव कर पाएगा। तो इसके लिए जो कोड है, इसका तकनीक है, वो है 4B 5B। ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें 4B 5B। अब 4B 5B क्या कहता है कि हर एक 4 बिट को हम मैप करेंगे 5 बिट पे, इसीलिए इसको 4B और 5B कह रहे हैं। 4B मतलब 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, और 5 मतलब 2 की पावर 5 यानी कि 32 बनेंगे। मतलब 16 हम बिट कॉम्बिनेशन को 32 बिट कॉम्बिनेशन से मैप करेंगे। ये आपका एक फिक्स ट्रांजिशन टेबल होगा। तो ये जो 4 बिट है, जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 है, इसको हम कोड करेंगे 1 1 1 1 0 में। इसी को हम 4B 5B कह रहे हैं। ये कोड है। इससे हमें फायदा क्या हुआ, हमने किया क्यों? यहां पर देखिए कि कहीं पर भी 3 आपको 0 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे 5B पे आ गए, ये 2 0, ये 1 0, 3 0 से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। नेवर विल बी अ रन मोर देन 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, आपको मिल ही नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए ये 0 0 है और अगला ये आता है, तो ये 2 0 और ये 1 0, मतलब 3 0। किसी का भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लीजिए, आपको 3 0 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये जो लॉन्ग रन है 0 0, जो लंबे लंबे जीरो जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है यहां पे। तो इस स्कीम में आपका करीबन 25% ओवरहेड आता है, मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैनचेस्टर एनकोडिंग में हमने देखा था, उसमें तो पूरा का पूरा ओवरहेड आ रहा था, उससे तो बेहतर ही है। और एक और बात है, क्योंकि आप 16 इनपुट है और 32 आउटपुट है, इसका मतलब 16 से 16 अगर मैच कराएं तो 16 फिर भी खाली बचते हैं। इसके 16 खाली बच गए, तो बहुत सारे ऐसे हैं खाली जिसको हम बाकी कामों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो नॉन डेटा कोड्स है, इसको हम कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज कर सकते हैं, फिजिकल लेयर कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको इस लाइन में और इस लाइन में जो फाइनल कोड बना, वहां पर आपको 1 1 1 1 कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब 5 बार 1 नहीं मिल रहा है, नहीं आपको 1 1 0 0 0 दिखाई देगा। तो हम इसका यूज कर सकते हैं आइडल लाइन के लिए कि भाई लाइन आइडल है अभी, और कोई फ्रेम स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ये फायदा होता है इसमें। एक और अप्रोच ये हो सकती है कि स्क्रैम्बलिंग। अब हमारे पास यही चीज है भाई कि बार बार 0 ना आ जाए, बार बार 1 ना आ जाए और रिसीवर अच्छे से रिसीव कर सके। तो उसके लिए एक स्क्रैम्बलिंग का तरीका है। स्क्रैम्बलिंग मतलब स्क्रैम्बल, आपने स्क्रैम्बल्ड एग सुना होगा, अंडे की भुर्जी बनाना। तो आपको पता नहीं चलता कौन सा पार्ट अंडे का कहां गया, बस भुर्जी आप खाते हैं। तो स्क्रैम्बलर का इसमें तकनीक यही है कि यहां पर हम क्या करेंगे, कोई एक स्यूडो रैंडम नंबर सीक्वेंस। रैंडम नंबर तो जानते हैं कि एक, अगर मान लीजिए 2 नंबर या एक रैंडम नंबर निकालना है तो कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, तो रैंडम नंबर उसे कहते हैं। स्यूडो रैंडम नंबर, इसके पीछे हम कोई ना कोई तकनीक लगाएंगे, कोई स्टैटिस्टिकल तकनीक लगाएंगे और एक स्यूडो नंबर होगा। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई भी एक नंबर मान लीजिए।
तो क्या होगा, डेटा को इस स्यूडो रैंडम नंबर के साथ हम एक्सऑर कर देंगे। एक्सऑर अभी मैंने बताया आपको, ये इसका ट्रूथ टेबल है ट्रांसमिशन के पहले। अब रिसीवर क्या करेगा, इसी स्यूडो रैंडम सीक्वेंस को लेगा और दोबारा एक्सऑर कर देगा और आराम से डेटा निकल के आ जाएगा। अब स्क्रैम्बलिंग क्यों यूज होती है, काफी अट्रैक्टिव है ये, क्योंकि इसमें ना तो आप एक्स्ट्रा बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, केवल एक स्यूडो रैंडम नंबर या कोई एक रैंडम नंबर ही तो यूज कर रहे हैं, और ना ही इसमें टाइम का ओवरहेड है। और एक और चीज ये है कि इसमें एक चीज बताई गई है कि स्क्रैम्बलिंग रैंडम सिग्नल इसमें वाइट रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो पूरे फ्रीक्वेंसी, इट इज स्प्रेड अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मतलब आपको पूरी जगह एनर्जी मिलेगी, यानी कि कहीं लॉस नहीं होता, इसलिए वाइट कहा गया है इसको। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि अगर डेटा ये स्यूडो रैंडम सीक्वेंस के जैसा ही है तो सारे एक्सऑर पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल्स के हिसाब से तो सारे जीरोस मिल जाएंगे। जो पहले के वर्जन है जिसमें हम आईपी पैकेट्स भेजते थे सोनेट पे टेलीफोन सिस्टम में, उसमें ये प्रॉब्लम थी और वहां ये यूज भी होता था स्क्रैम्बलर। बैलेंस सिग्नल्स, अब इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।